पिछली वाली वीडियो खत्म हो गई थी वहीं पे, ठीक है ना, उससे आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब कभी भी आप वाटर का एडिशन करेंगे अल्काइंस में HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इनोल बनेगा जो आइसोमराइज करके या तो एल्डिहाइड बनाएगा या तो कीटोन बनाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कुचियरॉव रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कुचियरॉव रिएक्शन भी पढ़ते हैं, नोन एज कुचियरॉव रिएक्शन। तो एनसीईआरटी पे इस नाम से ये दिया नहीं है, बट आप ध्यान में रख लीजिएगा, इस रिएक्शन को कुचियरॉव रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बना लिया हमने एल्काइन, ठीक है। अब इस एल्काइन में आपको क्या करना है, वाटर का एडिशन करना है। सो सिंपली मैं वाटर को ऐड करूंगा H2O इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। इसको Hg+2 भी लिखा जाता है, और आपको पता है एसिड को H पॉजिटिव की फॉर्म में लिखा जाता है। फिर से मार्कोनिक ऑफ एडिशन लगना है, लेकिन अभी तो सिमेट्रिकल था तो कोई मार्कोनिक ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक कार्बन पे OH लगा दो, दूसरे वाले पे H लगा दो। तो मान लो मैंने यहाँ पे H ऐड कर दिया, CH2 बन गया, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे CH और इस वाले पे आपने OH ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो आपके पास बना, ये इनओल बना, इसको पढ़ते हैं इनओल, ठीक है। इनओल कि इन भी था, डबल बॉन्ड भी था और ओल भी था, इन भी और ओल भी, डबल बॉन्ड भी और OH भी था। अब आपको सिंपली इसमें आइसोमराइजेशन करवाना है। आइसोमराइजेशन एक्चुअली में टोटोमराइजेशन एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, टोटोमराइजेशन है। आप जहाँ पे भी OH आपको देखने को मिल रहा है, जिस भी कार्बन पे आपका OH देखने को मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O बना देना है। H गायब कर दो, डबल बॉन्ड O बना दो। तो मैं लिखूंगा CH ऐसी, और यहाँ पे लिख लूंगा मैं डबल बॉन्ड O। मैंने क्या कर दिया, जिस कार्बन पे OH था मैंने उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O बना दिया, और जो डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था उसको मैंने रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड लिख दिया, और जो हाइड्रोजन O के साथ में था वो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दो CH3 की फॉर्म में। सो एक्चुअली इस पूरे रिएक्शन में ये प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ये जो H था ना O के साथ में, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन के साथ में। तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे OH देखने को मिल रहा है वहाँ पे डबल बॉन्ड O बना दो, और O के साथ में जो H था उसको डबल बॉन्ड वाले नेक्स्ट कार्बन पे ऐड कर दो। बस ये बनाना है आपको, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, दिस इज सिंपली इथेनॉल। इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, मिथ इथ, राइट। सो दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने लिखवा दिया। दूसरा एग्जांपल जो आप बताएंगे मुझे फिर से, मान लो मैं लिख लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और फिर से वाटर का एडिशन किया जा रहा है, तो मैंने वाटर ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2 एंड H पॉजिटिव। ये मैंने काम कर दिया, ठीक है। अच्छा, वाटर का एडिशन करना है, फिर से अब लगेगा मार्कोनिक ऑफ रूल। अब बताइए, क्योंकि दोनों के दोनों कार्बन सिमेट्रिकल नहीं है, तो अब नेगेटिव पार्ट ये H2O से दो चीज़ें बनेंगी, एक OH नेगेटिव और एक H पॉजिटिव। नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन थे, तो कम हाइड्रोजन वाला कार्बन ये था, यहाँ पे मैं OH जोड़ दूंगा और इसके सामने वाले पे मैं H जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, देन डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने H जोड़ दिया और इस वाले पे मैंने OH जोड़ दिया। ये फिर से बन गया इनोल आपका, ठीक है। अब फिर से आप इसको आइसोमराइज करेंगे, फिर से टोटोमराइज करेंगे। आइसोमराइज करना, आपको आइसोमराइजेशन करना है। जहां पे OH था, जिस भी कार्बन पे OH था, मुझे सिंपली उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O बना देना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे बना दूंगा मैं डबल बॉन्ड O, और ये जो हाइड्रोजन था इसको डबली बॉन्डेड वाले 7 कार्बन पे ऐड कर दो, तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा। ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। बहुत हल्का सा रिएक्शन है, उतना टफ नहीं है, एक बार आप इजिली कर लीजिए, काम हो जाएगा। सो ये बनेगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। ये एल्काइंस का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया एडिशन। कितने रिएक्शन कर लिया हमने, देखिएगा दोबारा पिछली वीडियोस में जो आपने देख रखे थे। एल्काइंस में हाइड्रोजनेशन कर दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन कर दिया, उसके बाद HBr ऐड किया था, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ रूल, और उसके बाद आपने वाटर का एडिशन कर दिया। नंबर नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ, नंबर 5 करके लास्ट रिएक्शन है नंबर 5, दैट इज एडिशन ऑफ ये ओजोन का एडिशन करना। आप सिंपली ओजोनोलिसिस लिख लीजिए, ओजोनोलिसिस, ठीक है। दैट टू इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, राइट, ओजोनोलिसिस। अभी आपने डबल बॉन्ड में सीखा था, वही कहानी यहाँ पे भी होगी, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया। पहला एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ फिर से, इथाइन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस इथाइन को मैं ट्रीट कर लेता हूँ O3 के साथ, फॉलोड बाई रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें हम यूज़ करेंगे जिंक का और साथ में H2O। आपको पता है इसमें वैरायटी ऑफ रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में किसका यूज़ किया जाता है। या तो जिंक एंड H2O, या तो हम यूज़ कर सकते हैं जिंक एंड DMS का, ठीक है, या तो हम यूज़ कर सकते हैं जिंक एंड CH2Cl2 का, ठीक है। 2-3 रिएजेंट्स जो रिड्यूसिंग में या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपके यूज़ हो जाते हैं। H2O2 नहीं यूज़ करना आपको, वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में यूज़ होता है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, जब आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता था तो आपको ध्यान में होगा आप डबल बॉन्ड को हटाते थे
और जिन जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड होता था उन कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा देते थे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड तो मैंने गायब कर दिए, मैंने 2 बॉन्ड हटा दिए, तो बताओ क्या बचेगा। जब मैंने 2 बॉन्ड हटा दिए तो बचा CH, सिंगल बॉन्ड वैसे ही बचा यहाँ पे CH, ठीक है, ये बच गया। अब आपको क्या करना है, जो वहाँ पे कर रहे थे बिल्कुल वही, डबल बॉन्ड O इस कार्बन पे और एक डबल बॉन्ड O इस कार्बन पे जोड़ देना है, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। बस डबल बॉन्ड वालों में हम ये कर रहे थे कि पूरा इसको क्लीव कर रहे थे, यहाँ पे पूरा का पूरा नहीं टूट रहा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एक बॉन्ड अभी भी बच रहा है। सो ये प्रोडक्ट जो बनेगा आपका दैट इज इथेन 1,2 डाइअल, इथेन 1,2 डाइअल बन जाएगा, या इसी को ग्लाइऑक्सल भी पढ़ते हैं, इसी को ग्लाइऑक्सल भी पढ़ लेते हैं आप, ठीक है, सिंपली। अच्छा एक एग्जांपल तीसरा, या बता दीजिए दूसरा एग्जांपल। मान लो मैंने लिख लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कुल मिला के फिर से प्रोपाइन, सेम एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ सो दैट आप समझ में आए। अच्छा आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है, सो विल ट्रीट दिस विद O3 और रिडक्शन के लिए Zn, एंड मान लो मैंने लिख लिया CH2Cl2, ठीक है। बताइए क्या होगा। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से 2 बॉन्ड तो मैंने हटा दिए, 2 बॉन्ड को मैंने गायब कर दिया, एक बच गया, तो ये सारा इंटैक्ट रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। तो मैं लिखूंगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH, ऐसा ही लिखा मैंने, जैसा दिख रहा वैसा ही लिखा। अब उसके बाद जहाँ जहाँ पे बॉन्ड्स थे, जहाँ से आपने हटाए वहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लगा दिया मैंने, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, राइट। सो ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना दिस इज 1 2 3, और 2 पे कीटोनिक ग्रुप है, ये 2 पे कीटोन और 1 पे एल्डिहाइड, क्योंकि CHO था और एल्डिहाइड का प्रियोरिटी कीटोन से ऊपर होगा। तो मैं इसका जब नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 पे कीटो या 2 पे ऑक्सो, सो 2 पे कीटो एंड देन प्रोपेन और 1 पे अल, सो 2 कीटो प्रोपेनल, ये बन जाएगा आपका 2 कीटो प्रोपेनल। जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज 2 कीटो प्रोपेनल, फाइनल प्रोडक्ट आपका देखने को मिल जाएगा आपको ओजोनोलिसिस में, ठीक है। सो ये आगे एल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस और एल्काइंस का ओजोनोलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ, एल्काइंस में एक और टॉपिक है, एक और चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है, बट फिलहाल के लिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको देख लीजिएगा कि टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ये एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे हैं इस तरीके से, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर नया सवाल बना तो यहाँ से नया सवाल उठा सकता है जेके बॉस में, ठीक है। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड and unsaturated hydrocarbons, ओके। अब आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिस्टिंग्विश करना, मतलब एल्केन्स को एल्कीन और एल्काइन से अलग करना है, तो मैं कैसे कर सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए आपको इथीन और इथाइन में अंतर करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो कैसे आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्या टेस्ट इसके लिए होंगे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो नंबर 1 करके लिख लेता हूँ मैं, नंबर 1 इज ब्रोमीन टेस्ट, या इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ब्रोमीन टेस्ट, ठीक है। अच्छा जो आपके पास ब्रोमीन होगा, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है कि लेट से आपने क्या कर रखा है, एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है और इस टेस्ट ट्यूब में आपका Br2 प्रेजेंट है और साथ में आपने CCl4 ले रखा है, लाइक Br2 का सोल्यूशन CCl4 में आपने बना रखा है, एंड दिस Br2 एंड CCl4 इज कलर्ड, ये आपका कलर्ड सोल्यूशन होगा, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है ये, दिस इज रेडिश ऑरेंज इन कलर, रेडिश ऑरेंज कलर का देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा अगर तो आपने इस वाले में एल्केन्स को ऐड किया, अगर तो आपने एल्केन ऐड किए, तो एल्केन का एडिशन करने पे जब आपने एल्केन ऐड किया, तो क्योंकि एल्केन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसी भी तरह का रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज, नो इफेक्ट ऑन कलर, नो इफेक्ट ऑन कलर, नो इफेक्ट ऑन कलर, कलर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही चेंज होगा ना ही कलरलेस होगा। तो एल्केन हमें समझ में आ जाएगा कि एल्केन था, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको एल्केन को पहचानना है, एल्कीन्स या एल्काइंस से कंपेयर करना है, डिस्टिंग्विश करना है, आइडेंटिफाई करना है, आप Br2 के सोल्यूशन के साथ इसको ट्रीट कर लीजिए। अगर तो Br2 के साथ ट्रीट करने पे कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला तो वो एल्केन रहा होगा, लेकिन अगर आपका एल्कीन या एल्काइन रहा हो, एल्कीन या एल्काइन रहा हो, तो आप देखेंगे इनको ऐड करने पे रिएक्शन होगा, वो आपने अभी देखा था, रिएक्शन होगा, रिएक्शन अकर, और रिएक्शन होने के बाद एडिशन हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना, एडिशन हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जो ये रेडिश ऑरेंज कलर इसका था, ये कलर खत्म हो जाएगा, दिस बिकम्स कलरलेस हो जाएगा,
जो आपका सोल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा, और कलर खत्म हो गया तो समझ में आ जाएगा कि एल्काइन था, एल्काइन या एल्कीन था। ठीक है, बहुत सिंपल सा कि आपको Br2CCl4 का सोल्यूशन लेना है। अगर तो कलर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ना कलर चेंज हुआ ना कलरलेस हो गया, तो मतलब एल्केन रहा होगा, रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर एल्कीन या एल्काइन रहा हो फिर आप ये देखेंगे कि इनका एडिशन करने पे जब Br2CCl4 के साथ ट्रीट करेंगे तो इनका कलर से कलरलेस हो जाएगा, तो ये कलर से कलरलेस हो जाएंगे, जिससे समझ में आ जाएगा कि एल्काइन प्रेजेंट था। ठीक है, इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देखिए मैंने ऐसा लिख दिया, लेट्स से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड CCl4, तो मैं लिखूंगा नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो एल्केन्स में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इथेन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एल्कीन लिखा या एल्काइन लिखा, लेट से मैंने इथीन लिख दिया, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन लिख दिया मैंने, और इसको ट्रीट कर दिया मैंने Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। कुछ नहीं करना आपको, आपने अभी ऊपर किया था, एडिशन देखने को मिलेगा। सो दिस विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br में इस पे ऐड कर दूंगा और एक Br में इस पे ऐड कर दूंगा। तो आप देखेंगे ये जो था आपके पास Br2 और CCl4 का सोल्यूशन, ये कलर्ड था और अभी ये कलरलेस हो जाएगा, और ऊपर वाले में इसका कलर गायब नहीं होगा। सो कलर गायब नहीं हुआ तो एल्केन है, और कलर गायब हो गया, कलरलेस हो गया, तो इसका मतलब या तो एल्कीन रहा होगा या तो एल्काइन रहा होगा, क्योंकि दोनों के साथ ये एडिशन रिएक्शन देगा। तो दिस इज कॉल्ड ब्रोमीन टेस्ट। ये आ गया आपका ब्रोमीन टेस्ट, राइट, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने अभी ऊपर देखा, दैट इज बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट, इसको बेयर्स टेस्ट पढ़ते हैं, जो बेयर्स रिएजेंट में आपने देखा था, दैट इज कोल्ड डाइल्यूटेड एल्कलाइन KMnO4। तो मान लीजिए हमने लिख लिया कोल्ड डाइल्यूटेड एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 का आपने सोल्यूशन लिया। ठीक है, अभी जो कोल्ड डाइल्यूटेड एल्कलाइन KMnO4 होगा, फिर से ये कलर्ड होता है। ठीक है ना, ये पिंक कलर का आपको देखने को मिल जाता है, ये पिंक कलर का है, कलर्ड है, सोल्यूशन इसका कलर्ड होगा। ठीक है, अगर तो आपने इसमें एल्केन ऐड किया, अब क्योंकि एल्केन इसके साथ रिएक्शन देता नहीं है, नो रिएक्शन, फिर से सेम पूरी की पूरी कहानी सेम होगी। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो समझ में आ जाएगा एल्केन रहा होगा, कलर ही चेंज नहीं होगा इसका, ना ही कलरलेस हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इसमें एल्कीन या एल्काइन ऐड किया, सो अगर तो मैंने एल्कीन या एल्काइन ऐड कर दिया, सो एल्कीन या एल्काइन ऐड करने पे आपको ये देखने को मिलेगा कि कलर से कलरलेस हो जाएगा। सो रिएक्शन होगा और इसका कलर खत्म हो जाएगा, इसमें हम कलरलेस हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपली। सो आपने अभी ऊपर देखा था, सेम तरह का रिएक्शन आप वापस लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मैंने इथेन लिख दिया। जब इथेन को आपने ट्रीट कर दिया बेयर्स रिएजेंट के साथ, बेयर रिएजेंट के साथ ट्रीट करने पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, समझ में आ जाएगा एल्केन है, कलर खत्म नहीं होगा। ये पहले भी कलर था, अभी भी कलर रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इथीन लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने जैसे ही इथीन लिख दिया और इसको ट्रीट कर दिया फिर से सेम बेयर्स रिएजेंट के साथ, तो आपको पता बेयर रिएजेंट क्या करेगा, डाईहाइड्रोक्सिलेशन, ऊपर ही पढ़ा आपने, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों कार्बन्स पे जहां डबल बॉन्ड था OH ऐड कर दूंगा, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे। ठीक है, और आप देखेंगे बेयर रिएजेंट का कलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी रिएक्शन होगा और ये इस फॉर्म में नहीं बचेगा, तो कलरलेस हो जाएगा। तो कलरलेस हो गया तो एल्कीन या एल्काइन रहा होगा, लेकिन अगर कलर खत्म नहीं हुआ तो एल्केन रहा होगा। इस बेसिस पे आप इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सवाल की फॉर्म में ऐसा लिखूं कि हाउ विल यू distinguish between ethane and ethene, तो आप क्या लिखेंगे? सो इसका आंसर आएगा वी कैन डिस्टिंग्विश दिस ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोमीन टेस्ट एंड बेयर्स टेस्ट, बेयर रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो फिर आप रिएक्शन लिख लेंगे ऊपर में कि एल्केन्स के साथ, इथेन के साथ कोई भी रिएक्शन ब्रोमीन का या बेयर रिएजेंट का नहीं होगा तो कलर गायब नहीं होगा। लेकिन इथीन के केस में बेयर रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन होगा और ब्रोमीन टेस्ट भी ये देगा, और जो कलर था आपका ब्रोमीन CCl4 था, Br2CCl4 सोल्यूशन जो कलर था उसका कलर गायब हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। और सिमिलरली जो बेयर्स रिएजेंट आपका पिंक कलर का था वो भी कलरलेस हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, दो तरीके से, आप चाहो तो फिर रिएक्शन लिख लो। सो ऑन द बेसिस ऑफ पहला ब्रोमीन टेस्ट और दूसरा बेयर्स टेस्ट। फिर जो ऊपर मैंने कहानी कही आप लिख सकते हैं, या आप सिंपली रिएक्शन दिखा दीजिए। ये दोनों टेस्ट की बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब ऊपर देखने पे आपको एक और चीज़ ध्यान में आएगी कि एल्केन्स को तो एल्कीन एल्काइन से हमने अलग कर लिया सर, लेकिन एल्काइंस और एल्कीन्स में कैसे अलग करें, क्योंकि वो भी ब्रोमीन टेस्ट दे रहा है, एल्कीन भी दे रहा है, एल्काइन भी दे रहा है।
और आपका बेयर्स टेस्ट एल्कीन भी दे रहा है और एल्काइन भी दे रहा है, तो अब इन दोनों में कैसे अंतर किया जाए, ठीक है। सो इन दोनों में अंतर करने के लिए आपको एल्काइंस का एक और कैरेक्टर समझना पड़ेगा, दैट इज इनका एसिडिटी आपको समझना पड़ेगा। सब मैं लिख लेता हूँ, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। कभी कभार एग्जाम में लास्ट ईयर भी हार्ड जोन में यहाँ से सवाल था, 5 मार्क्स में एक सवाल यहाँ से डाला गया था कि आप एसिडिटी ऑफ एल्काइंस पे नोट लिखिए। ये बात आपको याद रखनी है, एल्काइंस के एसिडिक कैरेक्टर पे नोट लिखने को आपको आया था, ठीक है जी। अच्छा, एल्काइंस एसिडिक नेचर के होते हैं, इस बात को आपको समझना है, और क्यों एसिडिक नेचर के होते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने सबसे सिंपल एल्काइन लिख लिया, सो लेट्स से वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब एसिड्स वो जिनके पास ये टेंडेंसी हो कि वो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, विच कैन इजली डोनेट प्रोटॉन, जिनमें जितना आसानी से प्रोटॉन डोनेट हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि जो प्रोटॉन डोनेट करने की पावर है वो एल्काइंस में भी प्रेजेंट होती है। सो एल्काइंस में जो प्रोटॉन आपको देखने को मिल रहा है, जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में डायरेक्टली लगे होंगे, ये एसिडिक प्रोटॉन होंगे, ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन्स, एसिडिक हाइड्रोजन्स, दे कैन गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आइन, ये प्रोटॉन की फॉर्म में हट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे जब आप इसको किसी बेस के साथ या मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ट्रीट कर ले, लेट्स से मैंने सोडियम के साथ ट्रीट कर दिया, तो ये सोडियम क्या कर देगा, यहाँ से H पॉजिटिव को खींच लेगा, ये H पॉजिटिव हट जाएगा, ठीक है। जैसे H पॉजिटिव हटेगा तो यहाँ से आपका बचेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव हट गया, ठीक है। और ये Na आके इसके साथ में जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव इस फॉर्म में कंजुगेट बेस बनेगा। आपको ये पता है कि एसिड से क्या बनेगा, एसिड से हमेशा बनता है कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस प्लस साथ में हाइड्रोजन निकल रहा है, सो 1/2 H2। एक ही हाइड्रोजन था तो मैंने 1/2 H2 लिख दिया, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, राइट, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये पहला एविडेंस है कि एल्काइन एसिडिक नेचर के होंगे। वो ये सिर्फ मैं ये रिप्रेजेंट करके आपको बता रहा हूँ कि एसिडिक नेचर के हैं। इसके लिए क्या आपके पास कंफर्मेशन होगा कि ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो एक एसिडिक नेचर है, आपको कैसे समझ में आएगा, क्या कंफर्मेशन इसके लिए होगा। सो ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल दे कैन लिबरेट H2 गैस, ठीक है। इसलिए एसिडिक नेचर के हैं। जैसे जनरली आपको पता है H2SO4 है, जब H2SO4 को सोडियम मेटल पे ट्रीट किया जाए, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाए, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। सो एसिडिक नेचर के हैं, इसका पहला कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाते हैं। और जो आपका कंजुगेट बेस बनेगा, दिस इज कॉल्ड सोडियम इथेनाइड, दिस इज सोडियम इथेनाइड या सोडियम एसिटालाइड भी इसको पढ़ते हैं, सोडियम इथेनाइड बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक हाइड्रोजन इसके पास और प्रेजेंट था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फर्दर ट्रीट कर सकता हूँ, या आप यहीं पे 2 मोल के साथ ट्रीट कर सकते थे। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, देखिए आगे मैं लिख लेता हूँ ऐसा, C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H। इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, तो मैं सोडियम के साथ ट्रीट कर देता हूँ 2 टाइम, तो ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ पे भी Na पॉजिटिव इधर जुड़ गया, एक Na पॉजिटिव इधर जुड़ गया, प्लस H2 गैस लिबरेट हो गया, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये जो आपके पास बनेगा डाई सोडियम इथेनाइड, राइट, दिस इज डाई सोडियम इथेनाइड, डाई सोडियम इथेनाइड कंजुगेट बेस बनेगा आपका, ठीक है ना। ये कंजुगेट बेस बन जाएगा आपका, और ये रिएक्शन आपका ये दर्शाता है कि इनमें एसिडिक कैरेक्टर था। क्यों था ये मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, बस ये बता रहा हूँ कि इनमें एसिडिक कैरेक्टर था, इसका क्या कंफर्मेशन होगा। सो पहला कंफर्मेशन कि मेटल के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ट्रीट करने पे या हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरह का कंफर्मेशन, क्योंकि अगर ये एसिडिक नेचर के होंगे तो बेस के साथ ट्रीट करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन देंगे, क्योंकि जो एसिड होगा वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो फिर आप ये देखेंगे कि नंबर सेकंड में ऐसा लिख लेता हूँ, रिएक्शन विद बेस, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए आपको, हल्के बेस के साथ नहीं, ठीक है, क्योंकि उतने अच्छे एसिड नहीं होते। एसिड तो है लेकिन उतने खतरनाक एसिड नहीं है, वीक एसिड है, तो इनसे प्रोटॉन खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वीक एसिड है, जल्दी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस लगाना पड़ेगा। सो रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें एक नाम अपने पिछली वीडियो में भी देखा, सोडा एमाइड। सो मैं लिख लूँगा C ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज H एंड दिस इज H, इट इज ट्रीटेड विद सोडा एमाइड NaNH2, राइट। अच्छा, ये NaNH2 से NH2 नेगेटिव बनेगा, और ये NH2 नेगेटिव प्रोटॉन को खींचेगा, और प्रोटॉन को खींच देगा तो -NH3 की फॉर्म में, अमोनिया गैस की फॉर्म में हटेगा, और फिर से क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और साथ में Na पॉजिटिव, सेम सोडियम इथेनाइड जो ऊपर बनाया था। और सेम अगर आप 2 मोल लगा दें तो फिर से आपका डाई सोडियम इथेनाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1/2 H2
और आप सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे ही कर लें, 2 मोल लगा के, फिर सिंपली आपका H2 बन जाएगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको ये दर्शाता है कि स्ट्रॉन्ग ये एसिडिक नेचर के होंगे। सो ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस दे फॉर्म या दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस, दे लिबरेट H2 गैस, ठीक है। सो ये रिएक्शन दर्शाता है कि इनमें एसिडिक करेक्टर था। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 रिएक्शंस जिनकी बेसिस पे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें एसिडिक करेक्टर था। अभी एसिडिक करेक्टर था क्यों, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जब कभी भी कोई एसिड आपके पास प्रेजेंट हो, किसी स्पीशी में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उससे बनने वाला कंजुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कोई H पॉजिटिव छोड़े तो उसके बाद जो कंजुगेट बेस बने वो स्टेबल हो, दैट इज वाई एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, इन केस ऑफ एल्काइंस या पर्टिकुलरली टर्मिनल एल्काइन, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी बता दूंगा आपको। इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस द हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp hybridized कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होगा, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये बात याद रखिएगा। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज हैविंग हाई परसेंट एस कैरेक्टर, दैट इज 50%। हायर इज द परसेंट एस कैरेक्टर, मैं इसको आपको समझा दूंगा, अभी ध्यान में रख लीजिएगा। हायर इज द परसेंट एस कैरेक्टर, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड स्टेबल इज द कंजुगेट बेस, ठीक है। ये आंसर है इसका कि क्यों एल्काइंस में एसिडिक करेक्टर होगा। अगर वाई आ गया तो फिर आपको ये लिखना है, और अगर आ गया कि एक नोट लिखिए जनरल एसिडिटी ऑफ एल्काइंस पे, तो फिर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है आपको। ओके, सो ये जो आपके पास एल्काइन था, इस एल्काइन में जो हाइड्रोजन था, जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, ये कार्बन आपका ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज था। और sp हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब एक s और एक p, 2 ही तो हैं, तो इसमें परसेंट s आपका 50% था। s का जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% था। और परसेंट s ज़्यादा होने का मतलब, देखिए परसेंट s ज़्यादा होने का मतलब मैं ऐसा लिख लेता हूँ, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। एसिड उतना अच्छा, कोई भी एसिड आपके पास हो, एक एसिड उतना अच्छा एसिड या एसिड अच्छा एसिड तब होगा जब उससे बनने वाला कंजुगेट बेस जितना स्टेबल हो, ठीक है। सो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस का मतलब एनाइन, ये जो बन रहा है कंजुगेट बेस, एनाइन नेगेटिव चार्ज वाला कंजुगेट बेस को स्टेबल करने वाले जीओसी में नेगेटिव इफेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे तो कोई -i लगाने वाला नहीं है, -r लगाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कौन स्टेबल करेगा, यहाँ पे स्टेबल करेगा परसेंट एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इनका जो एसिडिक हाइड्रोजन है या जो एसिडिटी है, दैट इज ओनली ड्यू टू द परसेंट एस कैरेक्टर, द हायर एस कैरेक्टर ऑफ द कार्बन टू विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट कार्बन इज हैविंग 50% एस कैरेक्टर, एंड हायर इज द एस कैरेक्टर, हायर इज द परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो उस टाइम पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया जा सकता है, अदरवाइज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। लेकिन जब कार्बन ट्रिपली बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, उस टाइम पे कार्बन का परसेंट एस ज्यादा होता है। परसेंट एस ज्यादा होने का मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। अदरवाइज इसके अलावा एल्केन्स और एल्कीन्स में स्टेबलाइजेशन नहीं होता, वह एसिडिक नेचर के नहीं होते, क्योंकि उनमें परसेंट एस कैरेक्टर नहीं होगा। इसीलिए एल्काइंस में एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इनके हायर परसेंट एस कैरेक्टर की वजह से। तो इस हिसाब से अगर मैं तीनों कंपेरिजन करूँ मैं बाकियों में, तो सबसे ज़्यादा जो आपका एसिडिटी देखने को मिलेगा वह एल्काइंस में होगा, एल्काइंस में। फिर एल्कीन्स लिख लेता हूँ मैं,
और फिर एल्केन्स लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए साथ साथ में कि जो आपके एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स और एल्केन्स में कोई भी एसिडिक कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता। और ये किस कारण होगा? इनके परसेंट एस के कारण। इसमें 50% एस कैरेक्टर होगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देगा कार्बन, और यहाँ पे आपको 33.3% देखने को मिलेगा, बहुत कम स्टेबलाइजेशन। 25% बहुत कम स्टेबलाइजेशन, इतना कम कि ये आपके एसिड प्रोटॉन H पॉजिटिव नहीं छोड़ते हैं, ये एसिडिक नेचर के नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब इस बेसिस पे अगर मैं ऐसा सवाल आपको बना के दे दूं कि लेट से एसिडिटी ऑर्डर में लिख लीजिए इनको, एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर में पूछ लूँ आपको। मान लो नंबर 1 करके लिख लेता हूँ मैं इथाइन, नंबर 2 में लिख लेता हूँ बेंजीन, नंबर 3 में लिख लेता हूँ लेट से इथीन, एंड नंबर 4 में लिख लेता हूँ इथेन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने 4। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किस में होगा? इथाइन में होगा, ठीक है। ऑप्शन तो ये आएगा, लेकिन आपको ऑर्डर लिखना अगर तो इथाइन में सबसे पहले, और उसके बाद बेंजीन में नंबर 2, और उसके बाद डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स में नंबर 3, और उसके बाद एल्केन्स में नंबर 4। ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो एसिडिक कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस में होगा। मान लीजिए मैंने 2 तरह के एल्काइंस बना लिए, एक मैंने बना लिया लेट से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा, और दूसरा मैंने बना लिया कुछ इस तरीके से नॉन टर्मिनल एल्काइन, सो लेट से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, ठीक है। सो पहले वाले में मैंने लिख दिया दिस इज टर्मिनल एल्काइन, सो पहले वाला आपका टर्मिनल एल्काइन होगा, दिस इज टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, एंड दिस इज नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल एल्काइंस में, टर्मिनल एल्काइंस का मतलब जब ट्रिपल बॉन्ड एंड पे प्रेजेंट हो, ठीक, बीच में ना हो, एंड पे प्रेजेंट हो, ठीक है। अब मुझे बताइए जब ट्रिपल बॉन्ड एंड पे प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको कहीं पे भी हाइड्रोजन देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, नो एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे किसी भी तरह का एसिडिक हाइड्रोजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट इज वाई टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं लेकिन नॉन टर्मिनल नहीं रखते। इसका मतलब ये कि अगर मैं इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना चाहूँ, ये मैंने लिख रखा था, लेट से मैं इसमें कार्बन बढ़ा दूँ, CH2 करके CH3 लिख लेता हूँ मैं, सेम लगेगा आइसोमर। ये मैंने लिख लिया ब्यूटाइन, और ये मैंने लिख दिया ब्यूट 2 आइन, एक ब्यूट 1 आइन और एक ब्यूट 2 आइन। अच्छा, इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकता हूं मैं? तो ब्यूट 2 आइन में एसिडिक कैरेक्टर नहीं होगा, बट ब्यूट 1 आइन में एसिडिक कैरेक्टर होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनको सोडा एमाइड के साथ या सोडियम के साथ, तो मैं NaNH2 के साथ ट्रीट कर सकता हूं। यहाँ पे भी मैं NaNH2 के साथ ट्रीट कर दूंगा। आप देखेंगे क्योंकि इसमें एसिडिक प्रोटॉन नहीं था तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इस वाले में एसिडिक प्रोटॉन था तो रिएक्शन होगा। अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगा, आपको पता है NH3 गैस लिबरेट हो जाएगा, और ये H हट के कंजुगेट बेस बनेगा। सो कंजुगेट बेस कुछ इस तरीके से CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C एंड देन ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और साथ में Na पॉजिटिव, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। इसके पीपीटीज आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और साथ में अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगा, तो अमोनिया के बबल्स आपको देखते हुए मिलेंगे, लेकिन अगले वाले में कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो इस बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइंस में, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसी में मैं ऐसा सवाल लिख लेता हूँ, ये सवाल ऐसा था कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश between ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन So but 1 is acidic in nature, but but 2 is non-acidic. So but 1 can react with soda amide to liberate ammonia gas, but this but 2 cannot react with soda amide. दूसरा तरीका आप ये लगा सकते हैं कि सोडियम के साथ ट्रीट कर लीजिए, पहला वाला सोडियम के साथ ट्रीट करने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा देगा, दूसरे वाले में फिर से रिएक्शन नहीं होगा, तो इस बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अब यही जो एसिडिक हाइड्रोजन इनके पास प्रेजेंट है, ये इनको एल्कीन से अलग करता है, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ वो सवाल जो मैंने ऊपर पेंडिंग रखा हुआ था कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश between alkenes and alkynes. एल्कीन में मैंने लिख दिया इथीन और एल्काइन में मैंने लिख दिया लेट से इथाइन, एग्जांपल लगा रहा हूं मैं सिर्फ सिंपली, ठीक है। अब इनमें कैसे अंतर कर सकते हैं सर? ब्रोमीन टेस्ट से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रोमीन टेस्ट दोनों देते हैं,
और दूसरा हमने जो बेयर टेस्ट करवाया उससे भी नहीं हो पाएगा। उससे तो बस हम एल्केन्स को इनसे अलग कर सकते हैं, इनको आपस में नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक तो जो आपने देख लिया कि सोडियम के साथ ट्रीट करने पर हाइड्रोजन गैस इथाइन में लिबरेट होगा, इथीन में नहीं होगा। तो नंबर 1 कर लेता हूं मैं कि रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ आपको कुछ नहीं करना, मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाना है बस, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो आप ये लिखेंगे कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने पे इथीन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, इथीन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, आपको पता है। और जो इथाइन आपका था, इथाइन में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद H2 गैस लिबरेट होगा। ये आपने ऊपर लिख दिया, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको रिएक्शन लिखना है, H2 गैस लिबरेट होगा, नंबर 1। नंबर 2 मैं लिख लेता हूँ, रिएक्शन विद अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ, या मैं सिंपली सिल्वर के साथ एक्चुअली मैं करवा रहा हूँ, सिल्वर के अमोनिकल सोल्यूशन के साथ। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, दिस इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर का अमोनिया में, ठीक है, सिल्वर सोल्यूशन अमोनिया में, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा, सो लेट से मैंने इथीन ले रखा था C2, या मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये आ गया आपका AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। क्योंकि एसिडिक नेचर के हैं नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। बट जो आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, क्योंकि इनमें एसिडिक करेक्टर होगा तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, और इसके साथ रिएक्ट करने पे ये सिल्वर का जो एमोनिया के साथ सोल्यूशन है, ये सिल्वर एमोनिया के साथ जो सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, कुल मिला के ये जो आपका डायमाइन सिल्वर देखने को मिल रहा है आपको, रिएक्शन करेगा और कुछ इस तरीके से सेम आपको करना है। एक H हटा के सिल्वर लगा दो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे सोडियम में लगाया था वैसे सिल्वर में भी। और ये जो आपके पास बनेगा, इसके वाइट पीपीटीज आपको देखने को मिलेंगे, एकदम से वाइट क्रिस्टल जिसके देखने को मिल जाएंगे आपको। तो वाइट क्रिस्टल का फॉर्मेशन आपको बताएगा कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ था, ये एल्काइन है, लेकिन ऊपर वाले में रिएक्शन नहीं हुआ तो वह एल्कीन है। इस बेसिस पे आप अंतर कर सकते हैं। या तीसरा एक और इंपॉर्टेंट मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से रिएक्शन विद सेम एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्यूपरस क्लोराइड आपको लेना है, तो मैं लिख लेता हूँ CuNH3 ट्वाइस एंड पॉजिटिव। इसके साथ में आप रिएक्शन कर दीजिए, फिर से रिएक्शन सेम होगा। इथीन में रिएक्शन नहीं होगा, इथीन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, इथाइन में होगा, तो मैं इथाइन लिख लेता हूँ सिंपली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम आपको ऐसे लिखना है। सो वी हैव CuNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, लिख दिया मैंने ऐसा, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल, आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है, आपको ये बात पता चल गई। अब C नेगेटिव और अब हटा के कॉपर लगा दूंगा, Cu पॉजिटिव लगा दूंगा मैं, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है। और ये जो बनेगा इसके रेड पीपीटीज आपको देखने को मिलेंगे, बस इतना सा कर दीजिएगा, रेड पीपीटीज। सो सिंपली अगर आपको डिस्टिंग्विश करना तो आप ये लिखेंगे कि जो आपका एल्काइन है, जो इथाइन है, जिस तरह का भी एल्काइन मेंशन होगा, अगर सवाल आया तो सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करने पे H2 लिबरेट करेगा लेकिन इथीन नहीं करेगा। फिर आप लिखेंगे सिल्वर मेटल के साथ ट्रीट करने पे वाइट पीपीटीज देगा लेकिन इथीन नहीं देगा, और कॉपर के साथ ट्रीट करने पे रेड पीपीटीज बनेंगे लेकिन आपके इथीन में ऐसा नहीं बनेगा। सो इस बेसिस पे आप इथीन में और इथाइन में या एल्कीन्स में और एल्काइंस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपने लिखा था यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, आपने एसिडिटी ऑफ एल्काइंस देखा कि परसेंट एस करेक्टर की वजह से ऐसा था। अगर मान लीजिए मैं एल्काइल ग्रुप बढ़ा दूँ, सो अगर मैं नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स को इंक्रीज करवा दूँ, नंबर ऑफ आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप्स को मैं बढ़ा दूँ, तो आप देखेंगे एसिडिटी घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जितने जितने आर ग्रुप बढ़ाऊंगा उतना उतना एसिडिटी घटेगा। सो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि दोनों के दोनों एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। अब मैंने जैसे ही आर ग्रुप लगाया, मान लो मैंने इधर रखा CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आप देखेंगे इसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन बचा ही है, क्योंकि मैंने एक ब्रांच लगा दिया, हाइड्रोजन हटा के, तो कुल मिला के एसिडिक करेक्टर घट गया। अब बताइए मैं अगर दूसरी साइड भी ब्रांच लगा दूं तो आप ये देखेंगे फिर से एसिडिक करेक्टर घटेगा। सो लेट से मैं ऐसा लिख लूँ CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड C, और इससे फिर से CH3 लगा दूँ इस साइड में, अब देखेंगे फिर से एसिडिक करेक्टर घट गया आपका। एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया, अब तो एसिडिक हाइड्रोजन बचा ही नहीं, इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ा दूंगा वैसे वैसे एसिडिटी घट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जिनसे सवाल एग्जाम में बनाए जा सकते हैं।